Tyagi on wheels. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल त्यागी ऑन व्हील्स पे। जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही हम अपनी लेह लद्दाख की यात्रा पूरी करके आए हैं, जो कि लगभग 11 दिन की थी। तो हमने यहाँ से 25 जून को शुरुआत करी। हम सह परिवार गए थे, 4 लोग थे हम, अपनी थार रॉक्स 4x2 डीजल मैनुअल लेके। और इस 11 दिन की यात्रा में लगभग हमने 4000 किलोमीटर तय करे, जिसको तय करने में हमें 80 घंटे का ड्राइविंग टाइम लगा। और आगे आगे मैं आपको बताता हूँ कि हमारी शुरुआत कैसे हुई यहाँ पे। तो हम 25 जून को सुबह 5:30 बजे नोएडा से निकले थे, और हमने दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेस वे लेके वो रूट तय करा। और उसमें करीब हमें जम्मू तक पहुंचने में, पहले दिन हम जम्मू में स्टे करा था, जम्मू पहुंचने में हमें लगे 12 घंटे। उसमें हमने दो ब्रेक भी लिए, और दो कुछ और शॉर्ट ब्रेक भी लिए हमने। तो कुल मिला के 12 घंटे के आसपास हम जम्मू पहुंच गए थे शाम को, आराम से कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हमने वहाँ स्टे करा। एक एयरबीएनबी लिया था हमने पहले से कोई कहीं भी बुकिंग नहीं कराई थी, क्योंकि अक्सर ये देखते हैं हम, हमारा एक्सपीरियंस ये है, जहाँ हम पहले बुकिंग करा के जाते हैं तो वहाँ पता लगता है या तो बाथरूम अच्छे नहीं मिलते, या फिर वो कहीं और जगह शिफ्ट कर देते हैं, या लेट होने की वजह से फिर वो बुकिंग में प्रॉब्लम करते हैं। तो अच्छा यही है कि जब आप टाइम से पहुँच जाओ कहीं, और उसके बाद ही आप वहाँ जाके अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग एकदम रूम देख के फिजिकली, उसके बाद आप रूम वहाँ पे ले, जहाँ भी कहीं जाए। तो हमने जम्मू में ऐसे ही करा था, हमने देख के और एक एयरबीएनबी लिया वहाँ पे। उसके बाद हम अगले दिन सुबह जल्दी निकले थे वहाँ से, करीब 6 बजे जम्मू से निकले हम। और जोजिला पास होते हुए हम पहुँचे शाम को श्रीनगर। बट श्रीनगर शाम को जहाँ हमने स्टे करा था जाके, उससे पहले हमने डल लेक, निशात बाग, ये सब हमने घूम लिया। हमने शिकारा पे बोटिंग भी करी, वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए, कुछ अपनी रील्स वगैरह भी बनवाई वहाँ पे। तो उस दिन मार्केट बंद था, वहाँ छुट्टी थी, तो सुबह से लेके दोपहर तक तो शायद ट्रैफिक कम ही रहा वहाँ पे। जैसे हम पहुँचे तो हमें कम ही लगा, बट जब हम दोपहर के बाद वहाँ पहुँचे तो थोड़ा सा भीड़ हो गई थी, और हमें जाम में भी एक जगह जूझना पड़ा। 1.5 से 2 घंटे का जाम लग रहा था वहाँ पे, कोई जलूस वलूस निकल रहा था शायद उस दिन। फिर हम शाम को वहाँ पे एक और श्रीनगर में ही बाहर की तरफ जाके हमने एक और होटल ऐसी सर्च करा, और हमें वो ठीक ठाक मेरे ख्याल से 4-4.5 हज़ार में मिल गया था। तो वहाँ जाके हमने स्टे करा। हम रात में ज़्यादा घूमे नहीं वहाँ पे, क्योंकि हम पहली बार गए थे, थोड़ा सा डर भी लग रहा था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि दिन में हमने लाल चौक भी घूमा, और लाल चौक बिल्कुल ऐसा ही मार्केट है जैसा कोई हमारा यहाँ नॉर्मल मार्केट हो। बिल्कुल भी कोई डर की बात नहीं लगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का अच्छा इंतजाम था वहाँ पे। और जब उसके आसपास ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी, मेरे ख्याल से 3 तारीख को, तो हम 26 तारीख को हमने श्रीनगर में स्टे करा था। और तभी से जो है आर्म फोर्स की तैनाती वहाँ पे थी अच्छी खासी। हर मेरे ख्याल से 300-400 मीटर पे 2 जवान खड़े थे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया। तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी सिक्योरिटी की। पर फिर भी हम सुबह वहाँ श्रीनगर से निकले। हमें जाना था अगले दिन कारगिल। तो श्रीनगर से जब हम निकले सुबह, उसके बाद हम जोजिला होते हुए हम शाम को कारगिल पहुंचे। रास्ते में इतने अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स थे, रुक रुक के हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए, और वहाँ पे रील्स बनाने वाले जगह जगह मिल जाते हैं, काफ़ी सारे रील्स बनवाई उनसे। बहुत मज़ा आया रास्ते में, और एक से एक सुंदर सीन थे वहाँ पे रास्ते में। गजब, कश्मीर जिसे कहते हैं कि स्वर्ग है, बिल्कुल स्वर्ग जैसा ही था माहौल। आसमान में एकदम भरे भरे बादल, खुला आसमान, नीला नीला आसमान, नीचे नदी बह रही है, पहाड़ हैं, बहुत अच्छा था। तो रुक रुक के कई जगह हम शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास कारगिल पहुंच गए थे, और 7:30 या 8 बजे का टाइम हो रहा होगा। और कमाल की बात ये थी कि 8 बजे भी वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे यहाँ दिन में 4-5 बजते हैं शाम को। तो उजाला था कुल मिला के। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे पहुँच के। और एक तो नदी थी वहाँ पे जो बहुत ही खतरनाक लग रही थी देखने में। तो उस पे हम पुल को पार करते हुए, बड़े खतरनाक सा पुल था वहाँ पे, हमने रात में वहीं कारगिल स्टे करा। और कारगिल में भी जाके हमने ऐसे ही स्टे करा जैसा कि हमने पहले से कोई बुकिंग नहीं कराई थी। वहीं पे जाके हमने देख के 1-2 होटल सर्च करके, और अच्छा वहाँ बुकिंग ली हमने 2 दिन स्टे करा एक्चुअली वहाँ पे कारगिल में। तो जब हम रात में पहुंचे तो लेट हो गए थे, ज़्यादा घूम नहीं पाए। बट अगले दिन हमने लोकल मार्केट घूमा वहाँ पे, और शाम को जो 1-2 और वहाँ पे अच्छे व्यू पॉइंट्स थे, वहाँ पे गए हम। उसके बाद हम रात में रुके वहाँ पे। और हाँ, उस रात तो नहीं, हाँ, दिन में हम गए थे एक वहाँ पे बहुत अच्छा ऊंचा टॉप है, रंधावा टॉप बोलते हैं उसको। रंधावा टॉप गए हम, 1-2 जगह और देखी हमने। फिर हमने रात में वहीं स्टे करा। तो हम 2 रात हमने कारगिल में गुजारी। उससे बॉडी थोड़ी हमारी एक्लेटाइज भी हो गई। को सुबह हम कारगिल से निकले थे,
लेह के लिए। तो रास्ते में 2-3 मोनेस्ट्री पड़ी, बहुत अच्छी अच्छी थी। एक स्टोन में कर्व करके बुद्धा जी की मूर्ति बना रखी है एक जगह रास्ते में, शायद मैत्री बुद्धा नाम था उसका। वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी की है। तो बहुत अच्छी मोनेस्ट्री थी, पता नहीं कितनी कितनी पुरानी है वो, इतनी अच्छी बना रखी थी। पूरा स्टोन में कर्व करके बुद्धा जी की बहुत हाइट वाली मूर्ति। तो ऐसे एक दो मोनेस्ट्री देखते हुए हम शाम को लेह पहुंच गए थे। लेह पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो गया था लगभग, बट फिर भी हम मार्केट गए। और लेह का मार्केट इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा मार्केट है। वहाँ पे आपको वुलन आइटम्स मिल जाएंगे, बाकी जो लोकल वहाँ पे शॉप्स वॉल्स होते होंगे वो सब थे। और बहुत अच्छा मार्केट था, बहुत हैपनिंग सा था। खाने के बहुत अच्छे फूड आउटलेट्स थे वहाँ पे। हमने भी रात में मेरे ख्याल से शायद 11:30 बजे जाके डिनर करा। एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट था वहाँ पे, मुझे नाम याद नहीं है उसका, वीडियो में आप शायद देख लेना। तो उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच भी लगा रखा था एक बड़ी स्क्रीन पे। फिर वहाँ से हमने रात में करीब 12-12:30 बजे जाके होटल था एक हिमालयन, वहाँ पे जाके स्टे करा। पूरी रात हम वहीं पे रहे लेह में। फिर अगले दिन हम जल्दी उठ के लेह से हम निकले थे 30 तारीख को। 30 तारीख को हम निकले और लेह से हम निकले खारदुंगला के लिए। तो लेह से खारदुंगला पहुंचते पहुंचते हमें 1.5-2 घंटे लग गए थे, क्योंकि रास्ते में एक दो जगह चेकिंग भी थी। चेकिंग किस चीज़ की थी मैं बताऊं आपको। हमें कभी भी अगर लेह लद्दाख के इस पर जाना है टूर पे, तो हमें जाने से पहले एक ILP लेना पड़ता है। ILP कह लीजिए आप उसको, या एक कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोलॉजी ग्रीन फी होती है लेह के लिए। वो 400 रुपीज़ पर पर्सन का एक ILP परमिट होता है जिसको बोलते हैं। वो आप ऑनलाइन जनरेट कर लीजिए जाने से पहले यहीं से, और उसमें सारी हेल्थ एडवाइजरी वगैरह सब लिखी रहती है। ये मेरे पास कॉपी है उसकी अभी। ये LAHTC से इशू होती है। और जब आप इसको ऑनलाइन भरेंगे तो आपसे ये अपनी आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह उसमें फिल कराएगा। उसके बाद 1600 रुपीज़ हमारे 4 लोगों के लगे थे। और आप एक प्रिंट आउट ले लें, उसमें सब लिखा हुआ है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इसमें टोटल 23 जगह के लिए परमिट वैलिड है बेसिकली। और आपको कहाँ कहाँ चेक पोस्ट मिलेगा वो भी लिखा है, और हेल्थ एडवाइजरी के बारे में भी इसमें कुछ आपको एडवाइस दी गई है, क्या क्या हो सकता है, क्या आपको दवाई लेनी चाहिए, वो सब इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो हम जब लेह से निकले सुबह, तो लेह से निकलने के बाद 1 घंटे के बाद एक जगह चेक पोस्ट पड़ा था, वहाँ पे हमारे परमिट चेक हुआ था। और उसके बाद रास्ते में अच्छी अच्छी जगह पड़ती गई। जैसे सबसे पहले पड़ा था लेह व्यू पॉइंट, फर्स्ट व्यू ऑफ लेह, बहुत ऊंचाई पे था वो। उसके थोड़ी देर बाद हमारा पड़ा खारदुंगला। खारदुंगला रुके हम करीब 15-20 मिनट, हालांकि वहाँ ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। सिर में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो गया था, हालांकि दवाई मैंने तो कोई ली नहीं थी, पर हाँ परिवार के बाकी सदस्यों को वहाँ पे डायमॉक्स 250 लेने की जरूरत पड़ी थी। बहुत बर्फ थी, बहुत ठंडा था वहाँ पे। तो ज़्यादा देर रुके नहीं हम, 15-20 मिनट फोटो वगैरह खिंचा के वहाँ से हम निकले। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद हमने लंच करा। जहाँ पे लंच करा वहाँ बहुत जोर से नींद आ गई, तो थोड़ा सा एक ब्रेक लेना पड़ा, पावर नैप जिसको बोलते हैं। तो पावर नैप लिया 15-20 मिनट का, फिर वहाँ से निकल लिए हम आगे की तरफ। और शाम को हम डिस्किट मोनेस्ट्री होते हुए, जो कि नुब्रा वैली में है, बहुत बड़ी बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है, बहुत ऊंचाई पे है, और बुद्धा जी की बहुत ही विशाल मूर्ति वहाँ लगी हुई है। तो वहाँ पे हमने करीब 1-1.5 घंटा बिताया। अंदर भी गए हम मोनेस्ट्री में, और सामने नुब्रा वैली थी, बहुत ही सुंदर नज़र आ रही थी सामने नुब्रा वैली पूरी, एकदम खुला खुला था। उसके बाद वहाँ से हम पहुंचे हुंडर, जहाँ पे सैंड ड्यून्स हैं, जहाँ पे सैंड ड्यून्स हैं और डबल हम्प वाले कैमल हैं। तो वहाँ पे बड़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। वहाँ पे हमने लोकल ड्रेसेस भी ली, उस पर कुछ डांस वांस भी करा, फोटो खिंचाए वहाँ पे, कैमल राइड भी करा वहाँ पे, आर्चरी भी हो रही थी वहाँ पे। और अगर हम शायद अगले दिन पहुँचते तो वहाँ पे लद्दाख फेस्टिवल भी हमें होता हुआ मिलता, तो और भी ज़्यादा एक्टिविटी मिलती, बट उसकी तैयारियाँ चल रही थी। बट फिर भी जो जो एक्टिविटीज़ थी हमने सब में पार्टिसिपेट करा वहाँ पे। और फिर वहाँ से हम करीब 8 बजे के आसपास निकले, कि 8 बजे उजाला रहता है, वहाँ अंधेरा नहीं होता, तो एक्टिविटीज़ चल रही थी बिल्कुल आराम से। तो हम 8 बजे फिर पहुंचे परतापुर में। परतापुर में हमने एक वैसे एयरबीएनबी टाइप एक ले लिया था, तो वहीं हमने स्टे करा। ठंड हो रही थी वहाँ पे, ठंड थी वहाँ पे थोड़ी सी। फिर सुबह हमने सोचा था जल्दी निकलेंगे, पर निकल नहीं पाए। निकलते निकलते हमें 10 बज गए थे वहाँ से। और फिर हम हुंडर से सीधे निकले, वापस आए बेसिकली, क्योंकि हुंडर जाने के लिए आपको अलग से जाना ही पड़ता है और फिर वापस आना पड़ेगा, इधर ही आना है। तो हुंडर से निकलते ही वहाँ पे हमने ATV राइडिंग करी, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट पे ATV राइडिंग मानी जाती है। एक रिवर है वहाँ, रिवर के साथ साथ ही हो रही थी वहाँ पे। 2500 दो लोगों का चार्जेस था, जिसमें 5 किलोमीटर की राइड थी, रिवर व्यू साइड तक। एक 1500 का भी टिकट था, जिसमें 2 लोगों की राइड थी, उसमें रिवर साइड पे नहीं ले जाते, वो सिर्फ रेत रेत में घुमा के वहाँ छोड़ देते हैं 15 मिनट। तो ये 2 चीज़ें हमने वहाँ पे, एक जिप लाइन भी थी,
वो नहीं करी हमने। तो ये 2 चीज़ें देखी हमने, बट हमने सिर्फ एटीवी राइडिंग करी। तो करीब 1 डेढ़ घंटा वहाँ पे एटीवी राइडिंग करी। एटीवी राइडिंग करने के बाद हमने एक छोटा सा नाश्ता करा वहीं पे, ब्रेक लिया, और फिर हम अपने आगे की तरफ निकल गए। और शाम को हम श्योक रिवर क्रॉस करते हुए, क्योंकि श्योक रिवर में फ्लड आई हुई थी उस टाइम पे, दोपहर में शायद 2-3 बज रहे होंगे। तो हमें एक डिटूर करके और श्योक रिवर को क्रॉस करके एक छोटे से पुल से उस तरफ जाना पड़ा। फिर हमें आगे एक वाटर क्रॉसिंग भी पड़ी, जहाँ आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से निकली। तो वहाँ हमारे 2-2.5 घंटे जरूर बर्बाद हुए, और इस वजह से हम, जो हमारा कि था कि हम शाम तक पेंगोंग पहुंच जाएंगे दिन में, वो नहीं हो पाया। तो थोड़ा मुश्किल रही उस रूट में, वो थोड़ा सा टफ था चले, क्योंकि श्योक रिवर क्रॉसिंग के बाद दुरबुक पड़ता है, और दुरबुक इतना हाइट पे ऊपर, वहां पे अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो आप बचा नहीं सकते नीचे, और नीचे इतना गहरा है कि आप देख नहीं पाओगे। बहुत ही गहराई में नदी चल रही है वहाँ पे। तो वो करीब आधे घंटे का बहुत टेंशन वाला रूट था वो। तो वहाँ दुरबुक क्रॉस करने के बाद हम फिर पहुंचे तांगसे। तांगसे में हमने फ्यूल टॉप अप कराया गाड़ी में, क्योंकि तांगसे के बाद बताते हैं 300-400 किलोमीटर तक कोई भी आपको फ्यूल पंप नहीं मिलेगा। तांगसे के जिस फ्यूल पंप पे हमने अपने गाड़ी में टॉप अप कराया था डीजल वो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट फ्यूल पंप है। मेरे ख्याल से शायद 12,500-13 हजार फीट की हाइट पे था वो। बहुत ही मतलब बहुत ही ऊंचाई पे था वो वहाँ पे तांगसे। और बताते हैं उसके बाद काफ़ी दूर तक फ्यूल नहीं मिलता है, तो इसलिए हमने वहाँ पे अपना टॉप अप करा लिया था गाड़ी में पूरा फ्यूल। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमें पेंगोंग पहुँचने की जल्दी थी। कोशिश करी हमने वहाँ पे पहुँचे, बट पहुँचते पहुँचते पेंगोंग पे हमें लगभग 7:30 पौने 8 बज गए थे। बट जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ ज़्यादातर उजाला रहता है, फिर भी बैठने लायक वहाँ पे थोड़ा सा था रोशनी वहाँ पे। तो हमने ज़बरदस्ती वहाँ पे जाके स्टूल बिछा लिए, ताकि एक बार पहुँच के अपने आप को लगे हाँ भाई हम पेंगोंग पहुँच गए हैं। हालांकि घूमना तो हमें अगले दिन ही था पेंगोंग में। तो बस वहाँ पे 15-20 मिनट थोड़े फोटो वोटो खिंचा के और थोड़ा देर एंजॉय करके हम आगे निकल लिए अपना सामान समेट के। वहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर दूर जाके एक गांव है मिराक गांव में बहुत ही अच्छा एक बिल्कुल ऑन रोड हमें गेस्ट हाउस मिला, गंगजूर, जिसका मैंने आपसे जिक्र करा है वीडियो में भी। तो गंगजूर गेस्ट हाउस में हम रुके। वो बिल्कुल पेंगोंग लेक से मुश्किल से हार्ड कोई समझ लीजिए कोई 1 किलोमीटर भी नहीं था। पेंगोंग लेक सामने दिखाई दे रही थी हमें। तो उस गंगजूर गेस्ट हाउस में हमने रात में स्टे करा। बहुत अच्छा गेस्ट हाउस था, नया ही बना हुआ था। हम मेरे ख्याल से 4थे-5वें गेस्ट थे वहाँ पे, और रीजनेबल था प्राइस। आप कभी भी जाना चाहें वहाँ पे जा सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो में भी बताया हुआ है, जो उनके ओनर थे उनसे बात हुई थी। तो हम रात में वहीं स्टे करा। फिर सुबह सुबह उठ के हम पेंगोंग झील पे चले गए, सामने थी जो। तो वहाँ पे जाके हमने थोड़ी कैंपिंग वगैरह करी, मैगी बनाई, कॉफ़ी बनाई, बैठे वहाँ पे। बहुत मज़ा आया। पेंगोंग लेक बहुत ही सुंदर है। थोड़ी थोड़ी देर में जैसे जैसे सूरज आगे पीछे अपनी रोशनी बिखेर रहा था, उसके हिसाब से पानी का रंग चेंज हो रहा था। तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे। ऐसा मन कर रहा था कि यहाँ से जाए ना कहीं। पानी इतना साफ था, बिल्कुल एकदम नीचे पत्थर वत्थर सब दिखाई दे रहे थे। पानी की कल कल करती आवाज़, लहरें उठ रही थी। तो वहाँ पे हमने टेंट वेंट लगा के वो सब अपना पिकनिक बनाई। उसके बाद एंजॉय करने के बाद सारा सामान समेट के हम फिर हम वापस गेस्ट हाउस में आए, अपना तैयार वैयार हुए, फिर हम अपनी आगे की जर्नी पे निकले। तो हम वहाँ से मेरे ख्याल से 12 बज गए थे शायद हमें निकलते निकलते। तो 12 बजे हम निकले वहाँ से, और जैसे ही थोड़ी दूर हम चले, फिर एक और अच्छा व्यू पॉइंट आ गया। फिर वहाँ पे हमें रुकना पड़ा थोड़ी देर और। फिर वहाँ पे फोटो वोटो खिंचाते खिंचाते हमें 1-1:30 बज गया था। और जैसे ही हमने गाड़ी आगे बढ़ाई, मुश्किल से 10-15 किलोमीटर चले थे, तो रास्ते में रेजांगला वॉर मेमोरियल हमें दिखाई दिया, जो कि बहुत ही दर्शनीय स्थल है। जब भी आप कभी जाएं तो वहाँ ज़रूर जाएं, और जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे 1962 की चाइना वॉर में, उनको ज़रूर वहाँ पे जाके आप सम्मान दें। तो बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत विशाल क्षेत्र में बना हुआ। वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री भी थी, वो भी देखी हमने। और उसके बाद हमने अपनी यात्रा आगे की तरफ जारी रखी। धीरे धीरे चलते हुए हम शाम तक मेरे ख्याल से शायद 4-5 बजे होंगे, 4-5 बजे हम हानले के आसपास पहुंच गए थे। तो रेजांगला से हानले के बीच में जो रोड है, बहुत सुंदर रोड है। मेरे ख्याल से पूरे टूर का सबसे सुंदर रोड वही था, जो रेजांगला वॉर मेमोरियल से हानले के बीच में है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, हानले एक जगह है जहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है, जहाँ से मशीन्स लगी हुई हैं, जो बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे हुए हैं, जहाँ से पूरे हमारे जो आकाश में गतिविधि होती हैं उनको देखा जाता है, उनको ऑब्जर्व करते हैं। हालांकि वो रिमोटली ऑपरेट होती है बेंगलोर से, जो हमें वहीं जाके पता लगा। तो वो सुबह 9:30 बजे खुलती है। तो हम शाम को लेट हो गए थे, तो 5:30 के बाद बंद हो जाती है, तो कोई वहाँ पर जाने का फायदा नहीं था। हमसे पहले ही हम रुक गए थोड़ा सा। रात में हमने वहीं हानले में स्टे करा था, नीचे की तरफ एक और होटल लिया था वहाँ पे। और फिर हम सुबह जल्दी उठ के वहाँ पे
ऊपर पहुंच गए हानले ऑब्जर्वेटरी में, तो वहाँ बैरियर लगा हुआ था क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे 8:30 के करीब। बट फिर भी थोड़ा देर वेट करने के बाद बैरियर खुल गया था, तो हम ऊपर चले गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है हानले ऑब्जर्वेटरी, मेरे ख्याल से शायद 16,500 या 17,000 फीट की हाइट पे है वो। तो वहाँ पे हम गए और वहाँ पे हमने जाके हानले ऑब्जर्वेटरी में पूरा देखा उसके अंदर क्या सिस्टम लगा हुआ है। फिर वहाँ से लोगों ने बताया हमें जो वहाँ पे थे कि इसको जो है बेंगलोर से रिमोटली ऑपरेट करा जाता है और यहाँ पे कुछ लोकल एक्टिविटी ऐसी होती नहीं है। तो वो बहुत ही अच्छा वो था, बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे अच्छी जानकारी मिली हमें। काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे देखने वालों की। थोड़ी सी हाइट पे नीचे गाड़ी आपको पार्किंग में लगा के और ऊपर चढ़ना पड़ता है, और क्योंकि ऑब्जर्वेटरी अक्सर ऊपर ही होगा करती हैं। तो इंडिया में मेरे ख्याल से 2 या 3 ही ऑब्जर्वेटरी हैं शायद, मुझे ठीक से पता नहीं है, बट ये काफ़ी एडवांस लगी मुझे। हानले से हम निकले कोई 10:30-11 बज गए थे। हानले से निकलते निकलते जो हम हानले से वापस आए, और हमें जाना था हानले से वापस ले आना था एक्चुअली। तो रास्ते में एक तो बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट मिले देखने लायक, वहाँ रुके भी, हमने ब्रेक भी लिया। उसमें से अच्छी एक जगह थी पुगा वैली। पुगा वैली जो है बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पे बीच में सल्फर वाटर निकल रहा है ज़मीन में से, जिसको गर्म पानी का चश्मा बोलते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने में हमें, गाड़ी हमने रोड पे खड़ी करी मेन हाईवे पे, और फिर उस पॉइंट तक पहुँचने पे जहाँ पे पानी निकल रहा है करीब 1 घंटा लग गया था हमें, क्योंकि वो दलदल वाला पूरा मार्शी इलाका था। थोड़ा सा घूम के जाना पड़ा हमें 1 किलोमीटर के आसपास, 1 डेढ़ किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। भाप निकल रही थी, उसमें से पानी निकल रहा था। काफ़ी सारे लोग मजे ले रहे थे वहाँ पे। बट रास्ता थोड़ा सा कच्चा तो है ही, खैर छोटे छोटे टापू बने हुए हैं, उस पर पैर रखते रखते आ गए हमें 1 डेढ़ किलोमीटर जाके वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे रुके, मौसम बहुत अच्छा हो गया था वहाँ पे। फिर बस वहाँ से निकले हम उसी, वहीं पे हमें कम से कम 1.5-2 घंटे लगे थे पूरा उसको देखने में। बहुत अच्छा इलाका है वो, बहुत सुंदर इलाका है। वहाँ पे बारिश भी हो गई थी इनफैक्ट वहाँ शुरू। तो बस फटाफट से हम गाड़ी में आके बैठे। फिर वहाँ से थोड़ी दूर चले हम, तो एक और यही सेम चीज़ थी वहाँ पे। जगह का नाम था चुम्बाथांग। तो चुम्बाथांग में भी यही हॉट वाटर स्प्रिंग है, बट वहाँ हम रुके नहीं थे। तो चुम्बाथांग क्रॉस करने के बाद हमने एक और ब्रेक लिया, वहाँ पे लंच वंच करा, और फिर वहाँ से हम सीधे बिल्कुल बिना रुके हुए हम सीधे आ गए थे लेह में। और लेह में जब हम एंटर कर रहे थे, हम दोबारा गए एक्चुअली। एक दिन पहले भी हम ले गए थे जैसे मैंने आपको बताया, और फिर हम अब लेह आए वापस। तो जब हम लेह वापस आए तो लेह सिटी एंटर करने से पहले थिक्से मोनेस्ट्री मिली हमें। बहुत बढ़िया थिक्से मोनेस्ट्री, मतलब इतनी ऊंचाई पे थी वो, आप वीडियो में देखेंगे गाड़ी कहाँ जा रही थी पता नहीं। हम ऊपर तो नहीं चढ़ पाए क्योंकि टाइम कम था, लेकिन थिक्से मोनेस्ट्री बहुत सुंदर बनी हुई थी, बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है। थिक्से मोनेस्ट्री नीचे से फोटो वोटो खींचे हमने वहाँ से। उसके फिर थोड़ा से आगे गए हम, तो हमें बताया किसी ने वहाँ पे कि यहाँ पे वो 3 इडियट्स वाला स्कूल है जहाँ पे इसकी शूटिंग हुई थी, 3 इडियट्स की, वो आमिर खान वाली। तो वहाँ पे हम, वहाँ पे जाके हमने मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटा बिताया। बहुत अच्छा स्कूल है वो, जिसमें ये आमिर खान वाली शूटिंग हुई थी स्कूल की, 3 इडियट्स वाली। वहाँ पे वॉल्स पे पेंटिंग वगैरह पे सारा वही शूटिंग वाले सब पेंटिंग बनी हुई है जो 3 इडियट्स पिक्चर में आपने देखी होगी। तो वहाँ पे 1-1.5 घंटे बताया। उसके बाद एक कैफ़े है वहाँ पे, रेंचो कैफ़े। रेंचो कैफ़े 7:30 बजे, 5:30 बजे शायद बंद हो जाता है मेरे ख्याल से। 5:30 के बाद वो कुछ देते नहीं है शायद, 5:30 या 6 बजे के बाद। कितना टाइम होता था मुझे ठीक से याद नहीं। वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह ली हमने, और फिर उसको लेके हम कॉफ़ी पीने के बाद हम लेह में वापस उसी जगह आके रुके जहाँ हम पहले दिन रुके थे एक बारी। बहुत अच्छा था वहाँ पे रुकने का, खाने का बहुत अच्छा इंतजाम था। फिर वहाँ से हम वापस आए मार्केट घूमने के लिए, लेह में दोबारा एक बार। तो रात बहुत अच्छा मार्केट था वहाँ पे, बड़ा हैपनिंग सा था जैसे मैंने पहले आपको बताया। खाने का भी अच्छा था। और फिर वहाँ एक कैफ़े है, अगर आपको याद होगा, धुरंधर कैफ़े है वहाँ पे। ये धुरंधर शूटिंग, जहाँ धुरंधर 1 और धुरंधर पार्ट 2 की शूटिंग हुई थी, जिसमें वो अली हमजा चाय पिलाता है वहाँ पीता बैठ के, तो वही धुरंधर कैफ़े था वहाँ पे। वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, वहाँ पे वेटिंग थी 500 की। अब उन्होंने क्या करा, वो अपना फ़ायदा उठा के वहाँ पे उन्होंने चाय वाय का तो काम कम कर दिया है, ख़त्म तो नहीं करा, और उसकी जगह उन्होंने शूटिंग करनी शुरू कर दिया। तो जो भी लोग वहाँ बैठ के कॉफ़ी या चाय पीना चाहें और वहाँ पे अपना शूट करवाना चाहें, तो वो हर एक से 500 रुपीज़ के करीब चार्ज लेते हैं। तो वहाँ पे एक आदमी बकायदा रजिस्टर लेके बैठा हुआ है, वो आपका नाम नोट करेगा, मोबाइल नंबर नोट करेगा, जैसे नंबर आएगा आपको अंदर बुला लेगा। बहुत ही छोटा है, मेरे ख्याल से हार्डली होगा वो, कोई 15 बाई 12 का एक चाय का वो है। तो उसमें वो बैठे हुए हैं, स्टूल रखे हैं वहाँ पे, आप चाय पीजिए और आपको या आपके कैमरे से या उनके कैमरे से वो शूट करके वो सब, वो बिल्कुल वही वाला धुरंधर वाला सीन आपको दे देंगे। बहुत भीड़ थी वहाँ पे, 1.5-2 घंटा लग गया था। थोड़ा सा बस ऐसे ही शौक में हमने भी चाय पी ली, बैठ के वहाँ पे शूटिंग वूटिंग करवा ली, रील बनवा ली। बस फिर वहाँ से निकल के हम रात में जहाँ होटल लिया था वहीं पर रुक गए, और सुबह जल्दी उठ के हमें, क्योंकि लेह से मनाली जाना था, अपनी वापसी की तरफ यात्रा करनी थी स्टार्ट। तो हमने सुबह करीब 6:30 बजे वहाँ से हम लेह से निकले मनाली के लिए।
तो मनाली से लेह से निकलते ही फिर दोबारा से चेकिंग हुई हमारी इसी परमिट की, जो मैं आपको दिखा रहा था, ये ILP बोल दीजिए इसको आप, या ग्रीन फी पेपर बोल दीजिए, कुछ भी। तो इसकी वहाँ पे दोबारा चेकिंग हुई। फिर लेह से निकलने के बाद एक जगह पड़ी उपशी। उपशी से हमने राइट टर्न लिया, जो रोड सीधा हमें मनाली लेके आता है। रास्ते में हमें बहुत ही खतरनाक रोड मिले, इतने खतरनाक रोड मिले मैं आपको बता नहीं सकता। जो असली एडवेंचर था वो शायद इसी दिन के लिए बचा हुआ था हमारा। रास्ते में हमें बारालाचा पड़ा, रास्ते में हमें गाटा लूप्स पड़े, बहुत ही खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक। हम तो खैर उतर रहे थे उधर से, बट जो लोग इधर से चढ़ाई करके गए होंगे मनाली की तरफ से, उनको वाकई में बहुत दिक्कत हुई होगी। तो बारालाचा पड़ा, गाटालूस पड़े, हाँ बांग वैली भी पड़ी। बांग वैली भी बहुत खतरनाक है, रोड अभी वहाँ पे है नहीं, बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जब भी जाएं देख के जाएं, वहाँ पे बहुत संभल के जाएं, और कोशिश करें कि अगर 2 गाड़ियों में लोग जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि अगर कुछ भगवान न करे किसी एक गाड़ी के साथ प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरा वाला सपोर्ट कर दे, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है, आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली वहाँ पे, ना नेटवर्क आता वहाँ पे, प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी जाएं तो किसी और गाड़ी के साथ भी उनको साथ लेके जाएं, या ज़्यादा लोग हों एक गाड़ी में तो भी काम चल जाएगा। तो वहाँ से हम उतरे नीचे और हम पहुँचे किलोंग। किलोंग बहुत सुंदर जगह है। किलोंग में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। किलोंग में हमने गाड़ी का दोबारा से फ्यूल टॉप अप कराया। इससे पहले हमने कराया था तांगसे में, तांगसे से हमने आके सीधा मनाली में फ्यूल टॉप अप कराया। और किलोंग से निकलने के बाद हम जब ब्रेक लिया, उसके बाद हम सीधा शाम को मनाली पहुँचे। और मनाली में फिर से हमने एक अच्छा सा होटल ढूंढ के वहीं पे हमने रात में स्टे करा और अपनी थकान मिटाई आराम से। और मनाली में हम ज़्यादा घूमे नहीं एक्चुअली, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं घूमे हम। जहाँ पे रुके होटल में जाके वहीं बस आसपास, होटल के आसपास घूम घाम के हम वापस रात में जाके सो डिनर करके, क्योंकि सुबह हमें निकलना था नोएडा के लिए। फिर जैसे ही सुबह उठे तो देखा गाड़ी में पंचर था। गाड़ी में पंचर हो गया तो हमने एयर इन्फ्लेटर का यूज़ करा, उसमें हवा भरी टायर में। फिर हम आगे निकले, आगे निकलने के बाद एक जगह नाश्ता करा रुक के, वहीं पंचर वाला था, पंचर लगवाया। इतनी लंबी कील निकली उसमें से, पता नहीं कहाँ से आगे घुस गई। सिर्फ एक ही ये प्रॉब्लम हुई पूरे रास्ते में, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पंचर लगवाया, उसके बाद मनाली से और चंडीगढ़ बाईपास तक बिल्कुल पता नहीं लगा। इतनी सुंदर रोड, इतने हाईवे बन गए बेहतरीन वाले, टोल दिए जाओ और चले जाओ, टोल दिए जाओ और चले जाओ। टनल्स एक से एक बेहतरीन टनल्स बनी हुई है। 7 टनल पड़ी थी हमें वहाँ से लौटते में, जो नई बनी है अभी, इससे रास्ता बहुत ही छोटा हो गया है, टाइम बहुत कम लगा हमें। ढलान ही ढलान है, मतलब मनाली से और चंडीगढ़ तक बिल्कुल ढलान है एकदम। बहुत आराम से गाड़ी आई, कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई ज़्यादा ट्रैफिक था, ना कोई ट्रैफिक जाम, ना कोई लैंडस्लाइड। एक आध जगह था तो वहाँ पे अपना रिपेयरिंग का काम चल रहा था बस। तो रास्ता बहुत ही बढ़िया रहा। और चंडीगढ़ के बाहर आके, चंडीगढ़ में जाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, चंडीगढ़ से बाहर बाहर एक बाईपास बन गया है, बहुत सुंदर बाईपास बना है। मेरे ख्याल से 8 लेन था वो हाईवे, बहुत सुंदर हाईवे था। तो टोल दिए गए, उस पर हम चले गए। और हम कब में निकल के अम्बाला आ गए, मैं पता ही नहीं लगा। दोपहर में मेरे ख्याल से 1:30-2 बज रहे होंगे, अम्बाला आ गए थे। अम्बाला पे हमने वहीं पे हाईवे के किनारे ही सागर रत्ना था, एक 2 और आउटलेट से फूड फूड के हमने खाना वाना खाया, ब्रेक लिया, अच्छा वाला ब्रेक लिया, 1.5 घंटे का कम से कम हमने ब्रेक लिया। उसके बाद तो बस सीधे सीधे हम नोएडा की तरफ चल दिए। और इधर बगान टोल क्रॉस करने के बाद, बगान टोल क्रॉस करने के बाद आगे जाके लेफ्ट लिया, KMP पे चढ़ गए हम। KMP से ईस्टर्न पेरिफेरल में लेके, और फिर आगे जाके हम गाजियाबाद वाला कटाया, वहाँ से उतर के सीधा नोएडा एक्सटेंशन आ गए हम। तो शाम को हम शायद 7:30 बजे के आसपास घर पहुँच गए थे। सुबह हम 6:30-7 बजे के आसपास शायद निकले होंगे वहाँ से, मनाली से। तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही मजा आया जर्नी में। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रिपरेशंस के बारे में बता दूं। वहाँ जाने से पहले, आप लेह लद्दाख के टूर पर जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले क्या हुआ, हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो हमने बहुत सारे गर्म कपड़े रख लिए थे। फिर हमारी वहाँ किसी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 दिन कारगिल के आसपास ठंड मिलेगी, बाकी दिन नॉर्मल टेम्परेचर है। तो फिर उसको देखते हुए हमने अपने कपड़ों के बैग कुछ कम करे। फिर भी कम करते करते 4 बड़े बड़े सूटकेस हो गए थे, और 2-3 बैग्स भी हो गए थे। तो गर्म कपड़े हम ज़्यादा रखे नहीं। फिर एक ये चीज़ थी कि भाई किसी की तबीयत खराब ना हो जाए, तो जो जो हमें टैबलेट्स एडवाइस करी थी, जैसे डायमॉक्स 250 सबसे ज़रूरी है, उसके 2-3 पत्ते लेके गए थे हम। ऑक्सीजन के कैन लेके गए थे हम। तो ऑक्सीजन की कैन की ज़रूरत हमें तो पड़ी नहीं खैर, बट वहाँ पे कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, जिसमें डायमॉक्स सबसे बेसिक है, वो ले लें। अपनी जो किसी को डायबिटीज़ है या शुगर है या कोई और बीमारी, तो सारी अपनी दवाई ववाई लेके जाएं। वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको ऊपर पहाड़ों में। तो आप अपनी सेफ्टी का, अपने हेल्थ का खुद ध्यान रखें वहाँ पे। और उसके साथ कुछ गर्म कपड़े, जैसे कि मैंने आपको बताया, गर्म सॉक्स, कैप, मफलर, ये सब ले जाएं। हालांकि इसकी 2 एक जगह ज़रूरत पड़ेगी, बाकी जगह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ बर्फ़ है ऊपर, जैसे बारालाचा हुआ या खारदुंगला हुआ
या कारगिल में एक दो पॉइंट्स हैं ऊपर जाके, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, तो अपने साथ सब कुछ लेके जाएं, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और रास्ते में बिल्कुल ध्यान से एक जगह मतलब बहुत देर तक ना रुकें, क्योंकि जो ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं लोग वहाँ पे रुक जाते हैं फ़ोटो वोटो लेने के लिए, उनको बाद में नौशिया या हेडेक या ऐसी कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद आने शुरू हो जाती है, मतलब अनकॉन्शियस सा दिमाग हो जाता है। मेरे को तो कुछ असर नहीं हुआ, बट हाँ, जो और हमने कुछ लोग देखे वहाँ पे जिन्होंने काफ़ी देर बिताई, वो बड़ी प्रॉब्लम में लगे मुझे। तो वो सब अवॉइड करें आप। बाकी प्रिपरेशंस के बारे में बताऊं तो जाने से पहले हमने ये सब चीज़ अरेंज कर ली थी, जिसमें ऑक्सीजन का कैन थी, एक टेंट था, जिसको जो है मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेंगोंग पे हमने छोटी सी पिकनिक करी थी, तो वहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी बना ली थी। एक हम चूल्हा भी ले गए थे ब्यूटेन के सिलेंडर वाला, हालांकि वो वहाँ जाके चला और उसके बाद उसमें गैस लीक हो गई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर हमने यूज़ नहीं करा वो। बट हाँ, जितना यूज़ करना था वो कर लिया, हमारा काम हो गया उससे। अभी वो ठीक भी करवाना एक्चुअली पड़ा हुआ है यहीं पे। और हाँ, गाड़ी के लिए मैंने 2 चीज़ ली थी, जैसे जाने से पहले मैंने आपको बताया था। एक तो मैंने लिया था बैटरी का जंपर, बेसिकली अगर आपकी मान लिया आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है, तो दूसरी गाड़ी की बैटरी से आप लगा के और वो वायर से अपना स्टार्ट कर सकते हैं, एक वो लिया था मैंने। और एक टोचन करने के लिए केबल ली थी, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी गाड़ी टो करनी पड़े या आपको अपनी गाड़ी टो करानी पड़े, तो उसके लिए वो केबल थी एक बहुत मजबूत वाली, तो वो मैं 2 चीज़ कश्मीरी गेट से लेके आया था। और एक तीसरी चीज़ मंगाई थी, ये एयर इन्फ्लेटर। ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप जाओ बिल्कुल हमेशा टायर इन्फ्लेटर लेके ही जाना है आपको, क्योंकि वहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा। और हमारे साथ भी यही हुआ। सबसे पहला यूज़ जो आया हमारा, वो हमारे यूज़ तो आया नहीं बेसिकली, वहाँ पे पेंगोंग लेक पे कुछ कलकत्ता से राइडर्स आए हुए थे, तो उनकी बुलेट में पंचर हो गया था और ट्यूब वाली उनका टायर था, तो वहाँ पे पंचर कौन लगाता उनका। तो फिर उनकी हमने हेल्प करी, अपना ये एयर इन्फ्लेटर दिया और उन्होंने यूज़ करा, अपनी बुलेट में हवा भरी, फिर आगे जाके कहीं उन्होंने पंचर वंचर लगवाया होगा। फिर उसके बाद उस टायर एयर इन्फ्लेटर की हमें ज़रूरत पड़ी मनाली में, जब हमारी गाड़ी में खुद में ही पंचर हो गया था गाड़ी में ही। तो वो उसको पंचर का तो सुबह कोई मिलता नहीं 6:30 बजे वहाँ पे। फिर उसका एयर इन्फ्लेटर का यूज़ करके हमने गाड़ी में हवा भरी और आगे जाके फिर पंचर लगवाया हमने। तो एयर इन्फ्लेटर मस्ट है अपनी गाड़ी के हिसाब से। बड़ी गाड़ी है तो डबल सिलेंडर वाला आता है, टीवीएस का, वो ले लें आप। छोटी गाड़ी है तो सिंगल सिलेंडर वाला भी चल जाएगा। तो अच्छा था एयर इन्फ्लेटर, 2 बार यूज़ करा और दोनों बार उसने अच्छे परफॉर्मेंस दी, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके अलावा टोल का बताऊं मैं आपको, तो हमारा टोल टोटल ओवरऑल टोल लगा हमारा करीब 2600 रुपये के आसपास, सब कुछ लगा के। मतलब टोल तो खैर ज़्यादा पड़े थे, 22-23 टोल, 23-24 टोल पड़े हुए इन ऑल टोटल। लेकिन सब जगह टोल नहीं लगता, जैसे आप एंट्री करोगे तो वहाँ टोल नहीं लगेगा, एग्जिट पे लगेगा आपका टोल। तो टोल तो इतने ही थे, बट जो ओवरऑल लगे टोल हमारे 2500-2600 के आसपास कुछ टोल लगा, एक्चुअल फिगर मुझे भी याद नहीं है। और 4000 किलोमीटर से थोड़ा सा कम हमने ट्रैवल करा, जिसमें हमें 245 लीटर्स का डीजल लगा, 245 लीटर डीजल। और गाड़ी का जो ओवरऑल एवरेज था, जिसको बिल्कुल एक्चुअल एवरेज कहते हैं, वो मिला हमें 13.8 का, नोएडा से नोएडा तक का वापस का, मतलब नोएडा लद्दाख नोएडा पूरा वापस का 13.8 किलोमीटर पर लीटर का थार रॉक्स 4x2 डीजल मैनुअल ने एवरेज दिया हमें। कुछ जगह ऐसी टफ टेरेन थे वहां पे जहां पे हमें 10 से ज्यादा एवरेज नहीं मिला। कुछ जगह इतनी अच्छी थी, जैसे ढलान थी मनाली से चंडीगढ़ तक, वहां हमें 19 भी एवरेज मिला। तो ओवरऑल जिसको कहते हैं वो हमारा 13.8, 245 लीटर डीजल लगा करीब 4000 किलोमीटर चलने में। और 80 घंटे हमारा ड्राइविंग टाइम था, जो गाड़ी का ड्राइविंग टाइम होता है एक्चुअली वो 80 घंटे था। तो ये तो रही गाड़ी की बात। गाड़ी ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म करा, थार से अच्छी कोई गाड़ी नहीं है। अगर पहाड़ों में जा रहे हो आप, मैं तो कहता हूँ छोटी गाड़ी आप ना ले जाएं, नहीं तो नुकसान हो सकता है। वहाँ पे हमने देखा भी कुछ लोगों के नीचे से कुछ पार्ट्स टूट भी गए वाटर क्रॉसिंग करने में, और वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो कोशिश ये करें थोड़ी सी जिसकी गाड़ी की हाई क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो, वही ले जाएं। छोटी गाड़ी बिल्कुल ना ले जाएं। और एक गाड़ी में 4 से ज़्यादा लोग ना जाएं, क्योंकि सामान भी होता है, फिर 5 लोग बैठ जाते हैं। कुछ जगह देखा हमने गाड़ी बिल्कुल दबी हुई है, तो वो सब अवॉइड करें। और दिल्ली वाली टाइप की ड्राइविंग को ना करें, वहाँ जाके रैश ड्राइविंग ना करें, जैसा हम लोग यहाँ पे अक्सर देखते हैं। तो पहाड़ में बिल्कुल ही सेफली चलाना है आपको, क्योंकि आपके साथ भी 4-5 जान बैठी होती हैं। कोई आगे से भी आ रहा होता है, हो सकता है आपकी वजह से वो उसको भी परेशानी हो। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखें। गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर जगह है। अगर गंदगी फैलाएंगे, किसी ने देख लिया आपको, तो पकड़े भी जा सकते हैं। अगर कहीं कोई पिकनिक के लिए बैठे हैं आप लोग, तो वहाँ पे जो भी आपका गार्बेज हो रहा है उसको इकट्ठा करके ले आएँ, कहीं इधर ला के फेंक दें, बट वहाँ पे बिल्कुल गंदगी ना करें आप। बहुत ही अच्छा टूर था ये, आप भी ज़रूर जाएं अपने परिवार के साथ, सेफली जाएं और सेफली आएँ। तो ऐसी रही हमारी यात्रा।
और मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें उस पर, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आपको कोई मेरे से जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, वहाँ पे आप मेरे को मेल दे सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। कोई भी डिटेल्स आपको लेनी हो, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बता दूंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके अलावा कोई और ऐसी खास बात है नहीं जो मैं आपको बताऊं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें, जब भी आप पंजाब क्रॉस कर रहे हों तो अपनी स्पीड का ध्यान रखें, कार की स्पीड का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये मेरा तीसरा या चौथा बार था जो मैं पंजाब से निकल रहा था और मेरा हर बार ओवर स्पीड का चालान हुआ है। पहले हालांकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा तेज था, बट इस वाले टूर में एक जगह 40 की स्पीड का बोर्ड लगा हुआ था और मैं 40 पे ही चल रहा था। बस लुधियाना पार करते ही वो अचानक से बोर्ड गायब हो गए 40 का। मेरा ध्यान हटा, एक पुल आया और थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, और आगे वो पंजाब पुलिस की पूरी टीम खड़ी थी जिन्होंने मेरा 1000 रुपये का चालान काटा। बड़ी मुश्किल से हमको कन्विंस करा के ढलान थी, यहाँ पे स्पीड तेज हो गई और गाड़ी की स्पीड थी 53 किलोमीटर पर आवर, 53 किलोमीटर पर आवर, 53 की स्पीड पे मेरा चालान काट दिया। 40 का वहाँ पे स्पीड लिमिट बताया था उन्होंने। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, सेफली गाड़ी चलाएं, रैश गाड़ी ना चलाएं। फैमिली के साथ जाएं तो बिल्कुल ध्यान रखें। अपनी दवाई गोली का सबका ध्यान रखें, वहाँ पे लेके जाएं सब कुछ, बैंडेज वगैरह भी लेके जाएं, ऑक्सीजन केन लेके जाएं। तो कुल मिला के सेल्फ सपोर्ट पे आपको वहाँ पे रहना है 10-11 दिन, इस हिसाब से जाएं, क्योंकि रास्ते आपके कभी भी ब्लॉक भी हो सकते हैं। हालांकि हमें ऐसा कुछ मिला नहीं कि जहाँ पे हमें मतलब खड़ा होना पड़ा हो 2-2.5 घंटे से ज़्यादा। एक दो जगह हुई ऐसी, ऐसा हो जाता है, बट ये नहीं था कि एक दो जगह के हम लिए कहीं स्टक हो गए। बहुत अच्छी यात्रा रही। तो आप भी ज़रूर प्लान करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ मेरा चैनल शेयर करें जिसका नाम है त्यागी ऑन व्हील्स। यूट्यूब पर जाएं और वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं त्यागी ऑन व्हील्स, विदाउट एनी स्पेस, तीनों वर्ड्स में कोई स्पेस नहीं है, इकट्ठा लिख के आप सर्च करें और मेरे वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बाय।